Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1 towards the modern period. Students, जब हम मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं बेटा तो हम रिलेटिवली रीसेंट टाइम की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं मॉडर्न पीरियड की बात करूं तो मॉडर्न पीरियड के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस पर चीज़ों को देख के हमने बोला नहीं यार अब तो मॉडर्न पीरियड की स्टार्टिंग हुई है, ठीक हुई बात है। तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे जो हमें मॉडर्न पीरियड की शुरुआत में देखने को मिले कि ग्रेजुअली ट्रेड एक्सपांशन होने लग गया। मतलब ट्रेड देखो, इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड तो पहले भी हुआ करता था पर बाद में ये और ज़्यादा एक्सपांड हो गया, बढ़ गया, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया, बहुत सारी आपको लैंडस्केप पे फैक्ट्रीज देखने को मिल गई, आप आसपास जहाँ देखते हैं आपको फैक्ट्रीज दिखती। अब बेटा जब आप गांव में रहते हैं, आपकी इकॉनमी रूरल इकॉनमी है, मीन्स आप एग्रीकल्चर पे बेस करते हो, एग्रीकल्चर इकॉनमी है। फिर जब फैक्ट्रीज लगने लगती है तो कुछ लोग जो सरप्लस लेबर होते हैं एग्रीकल्चर से वही उन फैक्ट्रीज में आके काम करने लगते हैं और वही फैक्ट्रीज के पास रहने लगते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन, ठीक है। शहरीकरण धीरे धीरे करके एक नई जगह बस जाएगी जहाँ पर जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर पे बेस नहीं करेगी, तो फैक्ट्री पे बेस इकोनॉमी बन रही है, वही क्या हो गया बेटा, अर्बनाइजेशन। स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट, देखो ट्रेन स्टार्ट हो गई, शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट चालू हो गया, है ना। कार आ गई तो ट्रांसपोर्ट भी बहुत बढ़िया हो गया। कम्युनिकेशन, पहले ऐसा होता था कबूतर जा जा जा, और कभी आप ईगल के थ्रू कबूतर के थ्रू आप मैसेजेस भेज रहे हो, बाहुबली में आप लोगों ने देखा ही होगा ना, ईगल मैसेज लेके आता है। तो वो सारा चीज़ नहीं, आप आज लेटर लिख रहे हो 10 दिन बाद पहुंच रहा है, फिर उसका जवाब और 10 दिन में आपको मिल रहा है। पर जब मॉडर्न पीरियड आया तो कम्युनिकेशन के मीन्स भी और अच्छे हो गए, टेलीग्राफ स्टार्ट हो गया, टेलीफोन आ गए, आईएसडी आ गए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन भी अच्छा हो गया। लिटरेसी वाइड स्प्रेड हो गई, देखो जब से क्या आई प्रिंटिंग मशीन, बहुत सारी बुक्स कॉपीज प्रिंट होने लगी और लिटरेसी रेट भी बढ़ने लग गया। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम आया, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पर लिबर्टी की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है ना। इलेक्शंस के थ्रू सरकार बन रही है, तो नया डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम भी इसी टाइम में आ गया। कब, टुवर्ड्स मॉडर्न पीरियड, है ना। मॉडर्न पीरियड की शुरुआत में ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। फिर लार्ज स्केल पे माइग्रेशन होने लगा, बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ जाने लगे, किसके लिए बचा, नई जॉब्स के लिए, नए ऑक्यूपेशन के लिए। ये जो चेंजेस थे ये यूरोप में बिगेन होते हैं कब, 15th सेंचुरी में, ठीक है। और इसके बाद से बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जैसे रेनाइसेंस, मतलब पुनर्जागरण, लोगों को देखने का एक नया तरीका, ठीक है। अब क्या देखने का नया तरीका, आँख खोल के आँख बंद करके नहीं बच्चा, सोच, एक नई सोच के साथ चीज़ों को देखना, लॉजिक करना, रीजन करना, क्वेश्चन पूछना, रिनाइसेंस, ठीक है। फिर वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी स्टार्ट हुई, मतलब इसी पर्टिकुलर टाइम में निकले थे वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, बार्थोलोम्यो, इन सर्च ऑफ न्यू प्लेसेस सो दैट दे कैन गेट न्यू गुड्स, एक्सपांशन ऑफ ट्रेड विल बी देयर। ये सारी सोच के साथ ये लोग निकले नई जगहों की तलाश में, नए कुछ की तलाश में। और फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसने बहुत हद तक सब कुछ चेंज करके रख दिया। धीरे धीरे ये चेंजेस जो यूरोप में हमें पहले देखने को मिले ये पूरे वर्ल्ड में फैल गए, है ना। क्या, वो चेंजेस जो सिर्फ शुरुआती दौर में हमने यूरोप में देखने को मिले वो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट तक भी पहुंच गए। यूरोपियन एक्सपांशन इनटू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड लेड टू स्प्रेड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और जैसे जैसे यूरोपियन एक्सपांशन हुआ वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में मॉडर्नाइजेशन का भी स्प्रेड हुआ, ठीक है। हाउएवर इट अकम्पनाइड बाय प्लंडर, पर लूट के साथ ये चालू हुआ। ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी, इंग्लैंड ने हमारी टेरिटरी ले ली, इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को ले लिया, अमेरिका को कंट्रोल किया। एक्सप्लॉयटेशन, दूसरों का शोषण करने पे आ गए कौन, यूरोपियंस। हमारा भी किया, अफ्रीकन्स का भी किया, अमेरिकन्स का भी किया। चलो, इंट्रीग्स, वॉर्स एंड पॉलिटिकल सब्जुगेशन, सब्जुगेशन होता है मतलब दमन करना, राजनीतिक दमनकारियाँ नीति अपनाई गई। इंट्रीग्स, लोगों को साजिश करके फंसाया गया, है ना। तो यहाँ पर प्लंडर मतलब लूटना, टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना मतलब दूसरों की टेरिटरी खुद ले लेना, एक्सप्लॉयटेशन शोषण, इंट्रीग्स मतलब साजिश करना, पॉलिटिकल सब्जुगेशन मतलब राजनीतिक दमन, ठीक हुई बात। और इसी तरीके से इन्होंने लगभग 60% दुनिया को यूरोपियंस ने कंट्रोल किया, और इसमें बेसिकली सबसे लीडर था इंग्लैंड। चलो,
द कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका एंड एशिया वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस, और इसी प्रोसेस का रिजल्ट था अफ्रीका और एशिया का कॉलोनाइजेशन। बहुत सारे इवेंट्स और चेंजेस हमने मॉडर्न पीरियड में अभी तक देखे और आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाइड रेंज ऑफ सोर्स मटेरियल। बहुत देखो, जब ये जो पर्टिकुलर टाइम था ना मॉडर्न पीरियड, इसमें सोर्स की कोई कमी नहीं है बेटा। रिटर्न सोर्सेज भी मिलेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिलेंगे, तो किसी सोर्स की कोई कमी नहीं है। अंग्रेजों ने हमारे इंडिया में इतने रिकॉर्ड मेंटेन करके गए हैं कि आप वो सारे रिकॉर्ड से उन्होंने क्या क्या किया वो जान सकते हो। तो बहुत सारे इवेंट्स और चेंजेस आए मॉडर्न पीरियड में, है ना, और उन चेंजेस को हम लोग पढ़ेंगे भी किसकी हेल्प से, सोर्स मटेरियल की हेल्प से। अच्छा, नाउ सोर्स मटेरियल। सोर्स मटेरियल बेटा दो टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। दोनों ही टाइप के सोर्स मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, भले ही वो किसी भी पीरियड की हो। यहाँ पर मॉडर्न पीरियड लिखा है, बढ़िया है। मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री पढ़ना हो, मिडेवल पीरियड की या किसी भी पीरियड की, तो हमें दोनों ही टाइप के सोर्स मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम प्राइमरी सोर्सेज की बात करें तो प्राइमरी सोर्सेज हमें फर्स्ट हैंड अकाउंट देते हैं, उस पर्टिकुलर इवेंट का फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, रशिया वर्सेस यूक्रेन हो रहा है, तो इसकी अगर आप कोई लाइव रिपोर्ट देखते हो, लाइव जो वॉर हो रहा है वो देखते हो, टीवी के ऊपर लाइव देख रहे हो, तो ये तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो गई कैसे वो वॉर चल रहा है, क्योंकि आप उसको लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डेड नहीं देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, तो वो हो गया आपका फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, प्राइमरी सोर्स। पर सपोज करो इन फ्यूचर कोई रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर अगर कोई बुक लिख देता है बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा के साथ, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, सेकेंडरी, है ना। चलो, तो प्राइमरी जो सोर्सेज होते हैं वो हमें फर्स्ट हैंड अकाउंट्स देते हैं उस इवेंट का, प्रैक्टिसेस और कंडीशन दैट वी आर स्टडिंग, ठीक हुई बात। दे मे बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, और ये जो प्राइमरी सोर्सेज हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। जैसे कि लिटरेरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ऑफिशियल लेटर हो सकता है, सर्वे की रिपोर्ट, मेमोयर। ब्रिटिशर्स इंडिया में बहुत सारे सर्वे करवाते थे। एक जो वाइसरॉय होता था, एक जो गवर्नर जनरल होता था वो दूसरे को लेटर लिखता था, या जो स्टेट में जो भी काम हो रहा है वो एक दूसरे को लेटर वेटर लिख के बताते थे। तो लेटर, ऑफिशियल लेटर के थ्रू आपको पता चल सकता है, सर्वे रिपोर्ट के थ्रू पता चल सकता है। कई बार नॉन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे पर्सनल डायरी, पर्सनल लेटर्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, और लिटरेचर के ऊपर जो भी काम उस टाइम में किया गया होगा, वर्क ऑफ लिटरेचर। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की अगर हम बात करें तो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, लैंड ग्रांट्स ऑन कॉपर प्लेट्स, ऑर्नामेंट्स हैं, ऑर्नामेंट्स लिखा है, आर्टिफैक्ट्स, ये सभी ज्वेलरी हो, कोई पॉट हो, पॉटरी हो, कॉइन्स हो उस टाइम के, इंस्क्रिप्शन मतलब हार्ड सरफेसेस पे जब आप लिखते हो, जैसे रॉक्स पे, पिलर्स पे, वो हो। कॉपर, पहले जब एक दूसरे को ज़मीन दान देते थे तो कॉपर प्लेट्स मतलब जो तांबे की प्लेट होती थी उसके ऊपर लिख देते थे, तो वो भी हमारे लिए सोर्सेस का काम करेंगे। फिर बेटा अगर ऑडियो कैसेट्स हैं, फिल्म्स हैं, वीडियो टेप्स हैं किसी भी इंसिडेंट के, या इंटरव्यू है किसी भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का, ये भी प्राइमरी सोर्स मटेरियल हो सकते हैं। इन्हें नेशनल और स्टेट आर्चीव्स में, म्यूज़ियम्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। अब हम अगर सेकेंडरी सोर्सेज की बात करें तो ये हिस्टोरियंस के वर्क हैं, स्कॉलर्स के वर्क हैं, जो कंक्लूजन पे आए, जिन्होंने पहले प्रॉपर सारे प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ा और उसके बाद कुछ कंक्लूजन दिया, ठीक है बात। देयर वर्क मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स हो सकता है, उन्होंने सारे प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ के कोई रिपोर्ट बनाई हो, कोई रिव्यू दिया हो, आर्टिकल या बुक लिखी हो सकता है उन्होंने बुक्स लिख दी हो, कोई आर्टिकल लिखा हो, कोई रिपोर्ट लिखी हो। जो भी फिल्म बनती है ना जो ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड होती है, विद सपोर्टिंग एविडेंस फ्रॉम प्राइमरी सोर्स मटेरियल में बी ट्रीटेड एज सेकेंडरी सोर्सेज। बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनका बेस कहीं ना कोई किसी प्राइमरी सोर्स पर बेस होती हैं, उन्हें भी हम सेकेंडरी सोर्स मान लेते हैं, ठीक है बात। चलो, लेट अस ब्रीफली स्टडी द डेवलपमेंट इन यूरोप दैट लेड टू मॉडर्नाइजेशन। अब क्या यूरोप में हुआ जिससे मॉडर्नाइजेशन आया यूरोप में, तो सोसाइटी इन मिडेवल यूरोप वॉज बेस्ड ऑन फ्यूडल सिस्टम। पहले यूरोप में फ्यूडल सिस्टम चलता था जिसमें जो लैंड थी वो लॉर्ड्स ओन करते थे, जो प्रोवाइड करते थे प्रोटेक्शन पीजेंट्स को जो उनकी लैंड्स पे काम करते थे। देखो मेरे पास बहुत सारी ज़मीनें होंगी, मैं बहुत सारे किसानों को
जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है खुद की, उसको अपने यहाँ पर काम करने लगा लूँगी, वो मेरी ज़मीनों पे काम करेगा, ठीक है बात। उसके बदले में थोड़ा बहुत उसको कुछ दे दूँगी, उसे प्रोटेक्शन दूँगी। द लॉर्ड्स पेड टैक्सेस टू द किंग और प्रोवाइडेड हिम विद सोल्जर्स। अब जो लॉर्ड होते थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जिसे हिंदी में कहते हैं सामंतवाद, सामंती, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम का यह हिंदी होता है सामंतवाद, और फ्यूडल लॉर्ड्स को बोलते हैं सामंती। तो जो सामंती हुआ करता था वो इकट्ठे टैक्स वैक्स भर देता था राजा को, और राजा को जब ज़रूरत होती थी तो आर्मी वगैरह भी प्रोवाइड करता था, ठीक हुई बात। और वहीं पर वो काम किससे करवाता था? किसानों से काम करवाता था। चलो, थस लैंड वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो उस टाइम में जो लैंड था वो मेन सोर्स था लाइवलीहुड का। अब जरा ध्यान से सुनो, नहीं समझ में आया तो। ये एक किंग हो गया, इस किंग ने ABCD 4 सामंत को अपॉइंट कर दिया। एक सामंत के पास 3 विलेजेस थे, दूसरे के बाद 2 विलेजेस थे, इसके बाद फिर 3 विलेजेस थे, इसके पास 2 विलेजेस थे। तो इन विलेजेस की जितनी ज़मीन होगी वो सारी एक ही हो गई। अब ये उस पर किसानों से काम करवाए, उनसे टैक्स कलेक्ट करे, और फिर किसको दे दे भैया? किंग को दे दे, ठीक है। तो इसका काम बेसिकली क्या होता था? थोड़ी सी आर्मी मेंटेन करे, कि जब भी राजा आर्मी की डिमांड करे उसको वो आर्मी दे दे, साथ ही साथ, है ना, क्या करे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर ध्यान दें। और जो पीजेंट्स होते थे उनके पास खुद की ज़मीनें नहीं होती थी। अब इस पर्टिकुलर टाइम में जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता था वो एग्रीकल्चर ही होता था, लैंड ही होती थी। जो पॉलिटिकल पावर होती थी वो कौन एक्सरसाइज करता था? किंग, फ्यूडल लॉर्ड्स और चर्च। चर्च के पास भी अच्छी खासी पावर थी। देखो, किंग के ऊपर कई बार चर्च कंट्रोल करता है, फ्यूडल लॉर्ड्स को कंट्रोल करता है किंग, और फ्यूडल लॉर्ड्स कंट्रोल करते थे पीजेंट्स को। क्रूसेड्स, क्रूसेड्स का हिंदी होता है धर्म युद्ध, होली वॉर्स। ये क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में चालू हुए 11th सेंचुरी में, ठीक है, और 13th सेंचुरी तक कंटिन्यू रहे। और इसका एक फार रीचिंग इफेक्ट रहा फ्यूडल सोसाइटी पे। जो इंटरेक्शन हुआ यूरोपियन और अरब्स का, इससे ट्रेड कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए, ठीक है, जिससे वेल्दी मर्चेंट का एक नया क्लास आ गया। फिर से ध्यान से सुनो, क्रूसेड्स हुए, क्या हुए बेटा? क्रूसेड्स। बेटा देखो, जहाँ पहले यूरोप में सिर्फ फ्यूडल लॉर्ड्स की चलती थी, अब वहीं पर एक नई क्लास खड़ी हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे रिच मर्चेंट्स। और ये रिच मर्चेंट्स कैसे बने? जब यूरोप वर्सेस नहीं, सॉरी, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम्स हुआ, इस्लाम हुआ, ठीक हुई बात। क्रूसेड्स क्या है? धर्मयुद्ध है। धर्मयुद्ध किस किस के बीच में हो रहे थे? क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच में। तो जब ये लड़ने के लिए भी आए तो बेटा कांटेक्ट में तो आए। तो जब इन लोगों का कांटेक्ट स्टार्ट हुआ तो जो यूरोप और अरब्स, इनके बीच में ट्रेड स्टार्ट हो गया था। इंटरेक्शन बिटवीन यूरोपियंस एंड अरब ओपन द ट्रेड कॉन्टैक्ट्स बिटवीन देम, ठीक है, आपस में ये लोग ट्रेड करने लगे। अब जब ये ट्रेड करने लगे तो इस ट्रेड से कुछ मर्चेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ, मतलब एक नई क्लास खड़ी हो गई, किसकी? वेल्दी मर्चेंट्स की। ये मेजर ट्रेड सेंटर्स पे सेटल होने लग गए, ठीक है, और वो ट्रेड सेंटर्स धीरे धीरे करके बड़ी सिटीज़ बन गए, ठीक है। ट्रेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, हर कंट्री का ट्रेड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आज भी इंटरनेशनल ट्रेड का बड़े बड़ी कंट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, कितना इंपोर्ट कर रहे हो। तो जो मेजर ट्रेड सेंटर्स थे वहाँ पर जो रिच मर्चेंट्स थे वो लोग रहने लग गए, धीरे धीरे वो बड़ी सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए, जैसे लंदन, पेरिस, रोम, वेनाइस, मिलान, जिनवा। ये सब क्या बन गए? रिच सिटी, मतलब लार्ज सिटीज़ बन गए। जो लोग थे इन सिटीज़ में रहने वाले, वो फ्यूडल लॉर्ड्स के कंट्रोल में नहीं थे। जो फ्यूडल लॉर्ड्स के जो लॉज होते थे, नियम होते थे, कानून होते थे, वो उससे भी बाहर थे। तो जो वेल्दी मर्चेंट क्लास थी, इसके अंदर फिर प्रोफेशनल्स भी आने लग गए, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर, टीचर्स। इनका भी एक प्रभुत्व नहीं, एक इन्फ्लुएंस आया किसके ऊपर? सोसाइटी के ऊपर आ गया। टिल डेट दे आर एंजॉइंग वेरी गुड पोजीशन। नहीं, डॉक्टर तो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्रोफेशन है। लॉयर, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सोसाइटी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाने लग गए। रिच मर्चेंट क्लास तो थी ही, तो ना ही तो ये डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, लॉयर ये फ्यूडल लॉर्ड्स के कंट्रोल में थे, और ना ही तो मर्चेंट्स फ्यूडल लॉर्ड्स के कंट्रोल में थे। और यहीं से वो टाइम आएगा जहाँ से धीरे धीरे फ्यूडल सिस्टम डिक्लाइन की तरफ जाता जाएगा। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, फिर से देखो। क्रिश्चियन मुस्लिम्स के बीच में हुए क्रूसेड्स, धर्मयुद्ध, जिसकी वजह से यूरोप और अरब आए ट्रेड कॉन्टैक्ट्स में। इनकी ट्रेड से कुछ मर्चेंट बहुत वेल्दी हो गए। ये वेल्दी मर्चेंट्स कहाँ रहने लग गए?
बड़े बड़े ट्रेड सेंटर्स इन्होंने सेटल किए, दे सेटल्ड इन मेजर ट्रेड सेंटर्स। वहीं पर जाके ये लोग रहने लग गए, जो ट्रेड सेंटर्स बड़े सिटीज़ बन गए, लंदन, पेरिस, रोम, वेनाइस, गेनवा, जेनवा, ठीक हुई बात। और ये लोग शहरों में रह रहे थे, इसलिए फ्यूडल लॉर्ड्स के कंट्रोल से बाहर थे। धीरे धीरे डॉक्टर, लॉयर और टीचर्स भी एक इन्फ्लुएंशियल क्लास बनी, जो भी किसके इन्फ्लुएंस से बाहर थी, फ्यूडल लॉर्ड्स की। और इन्होंने फॉर्म किया एक नया क्लास जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास, हु वर नीदर फ्यूडल लॉर्ड्स नॉट द कॉमन मासेस। अब ये जो नई मिडिल क्लास थी ना बेटा, ना ही तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे और ना ही तो कॉमन क्लास थे जो फ्यूडल लॉर्ड्स के इशारों पे नाचती थी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम जाता गया, जो साइज और जो इम्पोर्टेंस थी मिडिल क्लास की वो ग्रो कर गई। ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेक्शन बन गए सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनका था। फ्यूडल लॉर्ड्स का धीरे धीरे कम हो रहा है, कॉमन मास की तो अपनी कोई इच्छा, अपनी कुछ बोलचाल है ही नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे जो मिडिल क्लास थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती गई। दे सपोर्टेड स्ट्रॉन्ग रूलर्स एंड हेल्प देम एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। और ये जो थी रिच मिडिल क्लास, ये उन रूलर्स को सपोर्ट करती थी जो बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे, एंड हेल्प देम एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स दैट वर फ्री फ्रॉम फ्यूडल कंट्रोल्स। तो ये जो नई मिडिल क्लास बनी, इसने स्ट्रॉन्ग रूलर्स को सपोर्ट किया कि भैया नया स्टेट्स बनाओ जिसमें फ्यूडल कंट्रोल ना हो, फ्यूडलिज्म धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए, ऐसी कोशिश हम करते हैं। ऐसी इच्छा थी किसकी, मिडिल क्लास की। दे ऑल्सो एनकरेज लर्निंग एंड इंक्वायरी। और जो नई मिडिल क्लास थी ये लर्निंग और इंक्वायरी को बहुत प्रमोट करती थी, बिकॉज वट एवर दे हैव बिकॉज दे हैव लर्न, दे हैव इंक्वायर्ड। इंक्वायरी और लर्निंग की मिडिल क्लास में बहुत इंपॉर्टेंस थी। अब एक ऐसे इवेंट को हम देखेंगे बेटा जिसका हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बात हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है एक इवेंट का जिसको अब हम आगे पढ़ेंगे। वो इवेंट हुआ था 1453 में, जब ऑटोमन टर्क्स ने कंट्रोल कर लिया था कंस्टेंटिनोपल का। कंस्टेंटिनोपल क्या थी, बाइजेंटीन एम्पायर जो था, जो एक क्रिश्चियन एम्पायर है, बाइजेंटीन एम्पायर, उसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसके ऊपर कंट्रोल कर लिया ऑटोमन टर्क्स ने, मतलब इस्लाम का कंट्रोल अब उसके ऊपर हो गया, ठीक है। कंस्टेंटिनोपल की बहुत इंपॉर्टेंस थी बेटा, ये ट्रेड रूट को भी कंट्रोल करता था, प्लस लर्निंग का भी एक ग्रेट सेंटर था। कंस्टेंटिनोपल सिर्फ एक ग्रेट सेंटर नहीं था क्लासिकल ग्रीक और लैटिन लर्निंग का, जबकि कि ये क्रॉस रोड भी था जहाँ से ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट का जो ट्रेड था उसको कंट्रोल किया जा सकता था, ठीक हुई बात। चलो फिर से एक बार देखो, कंस्टेंटिनोपल वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट सेंटर ऑफ क्लासिकल Greek and Latin learning, but was also at the crossroad of trade between West and East. ईस्ट और वेस्ट में जो ट्रेड हो रहा है वो भी वहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, उसका एक क्रॉस रोड था कंस्टेंटिनोपल। दूसरा, ग्रीक और लैटिन लर्निंग का भी एक क्लासिकल सेंटर था, ठीक है बात। इट्स फॉल हैड टू इफेक्ट। और जब कंस्टेंटिनोपल का फॉल हुआ, फॉल मतलब गिरना नहीं, फॉल मतलब जब वो ऑटोमन टर्क्स के पास पहुंच गया, क्रिश्चियन से निकल के एक इस्लामिक कंट्रोल में आ गया, तो उसके दो इम्पैक्ट हुए। पहला तो जितने भी आर्टिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, वो सब कहाँ चले गए, इटली चले गए। जो कंस्टेंटिनोपल में जितने भी स्कॉलर्स रह रहे थे ना, भले ही वो लैटिन के हों या ग्रीक के हों, आर्टिस्ट जितने भी थे वो सब कहाँ चले गए, इटली चले गए। और वहाँ पर उन्हें जो भी किंग थे उन्होंने एनकरेज किया कि आप आपके आर्ट और स्टडीज़ को कंटिन्यू करो, ठीक है, परस्यू करो। सेकेंडली, जो ओवरलैंड रूट था ईस्ट की तरफ ट्रेड करने के लिए, जाने के लिए, वो भी पूरी तरह ख़त्म हो गया। अब जो यूरोपियंस थे वो ईस्ट की तरफ जा ही नहीं पा रहे थे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक ब्लॉकेज लग गया और वो ब्लॉकेज का नाम था ऑटोमन टर्क्स, ठीक है ना। अब वो लोग यूरोपियंस को रास्ता ही नहीं दे रहे थे ईस्ट जाने का। तो द ओवरलैंड रूट टू द ईस्ट वॉज ब्लॉक्ड विच डिस्टर्बेड ट्रेड। वहाँ से होना बिल्कुल मुश्किल बात हो गई, ठीक है। अब जो पहला इम्पैक्ट था कि जो स्कॉलर और आर्टिस्ट थे वो इटली भाग गए, उसका क्या इम्पैक्ट आया, उसका ये इम्पैक्ट आया कि रिनाइसेंस स्टार्ट हो गया, ठीक है, पुनर्जागरण का टाइम स्टार्ट हो गया, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट आया। ये दोनों किसका इफेक्ट है, फर्स्ट इफेक्ट के। पहला जो रीज़न था, पहला जो हुआ कि भैया स्कॉलर भाग के इटली चले गए, इटली में फिर रिनाइसेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट आया। और सेकंड का इम्पैक्ट क्या हुआ, ग्रेट वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी, क्योंकि ओवरलैंड रूट जब ऑटोमन टर्क्स ने ब्लॉक कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल को, तो हम कहीं से तो ट्रेड करेंगे, तो इन लोगों ने ग्रेट वॉयजेस स्टार्ट किए और फिर डिस्कवरीज होना स्टार्ट हो गई। तो क्या समझ में आ गया, फर्स्ट
ट्रेड ब्लॉक हुआ तो हमने नए रास्ते ढूंढे कि अब ईस्ट में कैसे पहुँचें, ईस्ट तक पहुंचना तो है क्योंकि ट्रेड करना है। दूसरा अगर मैं बोलूँ कि सारे अब स्कॉलर्स इटली में थे तो उन्होंने वहाँ पर रिनाइसेंस मूवमेंट स्टार्ट की, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट आया, ठीक है। जिस तरीके की फ़ोटोज़ तुम लोग भेजते हो ना, उससे वीडियो तो भगवान ही मालिक है कि कैसे बनता है। चलो, रिनाइसेंस। अब रिनाइसेंस क्या था, तो जो मिडेवल यूरोप था वहाँ पे जो चर्च थे उन्होंने अलाउ किया थोड़ी सी फ्रीडम, किसको, इंडिविजुअल्स को, कि ठीक है भाई अब तुम भी सोच लो। बट द रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड लैटिन लर्निंग लेड टू कल्चरल मूवमेंट कॉल्ड रिनाइसेंस। ठीक हुई बात। देखो, चर्च का बहुत ही सीवियर कंट्रोल था सोसाइटी पे। चर्च आपको सोचने का मौका नहीं देते थे। चर्च बोलते थे जरूरी नहीं है कि तुम सोचो, हम जो बोल रहे हैं वो करो। पर मिडिवल यूरोप ने, चर्च ने थोड़ी सी फ्रीडम दे दी कि भाई चलो तुम भी सोच लो, क्या याद करोगे, हमारे लिए सोच लो। पर जब जैसे जैसे ग्रीक और लैटिन लर्निंग का रिवाइवल चालू हुआ तो एक नया ही कल्चरल मूवमेंट आया जिसका नाम था रिनाइसेंस, ठीक है। विच मीन्स रिबर्थ इन फ्रेंच, फ्रेंच में जिसका मीनिंग होता है रीबर्थ, पुनर्जागरण। ये कहाँ पर बिगेन हुआ बच्चा, इटली में। और इटली में क्यों बिगेन हुआ, अभी हमने में पढ़ा कि जितने भी स्कॉलर्स थे जो कंस्टेंटिनोपल में थे वो भाग भाग के कहाँ पहुँच गए, इटली पहुँच गए। और फिर ये यूरोप के डिफरेंट पार्ट में पहुँच गया 14 टू 16 सेंचुरी में। जो रिनाइसेंस था उसके दो मेन फीचर हैं, एक तो द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी एंड ह्यूमनिज्म, ठीक है। स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी और ह्यूमनिज्म, ये दो मेन फीचर बने किसके, रिनाइसेंस के, ठीक है। चलो पढ़ेंगे अब इन दोनों को। जो स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी है, इट मीन्स आपको क्वेश्चन करना है, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वो वैसा है तो वैसा क्यों है, ठीक है बात। तो स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इज द अर्ज टू आस्क क्वेश्चंस, टू सीक आंसर्स, आंसर्स की रिक्वायरमेंट हो आपको। मतलब भैया मुझे आंसर दो ना भैया, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। साइंटिफिक मेथड्स की बात होने लग गई, मतलब कोई अगर चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसका कोई साइंटिफिक मेथड होगा, वो बताओ। ऑब्जर्वेशन के थ्रू आंसर चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू आंसर, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आंसर, एक्सपेरिमेंट, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब हुआ रिनाइसेंस पीरियड में जब हमने साइंटिफिक इंक्वायरी की बात की। बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके स्कॉलर्स ने बहुत सारे नए इन्वेंशंस किए, नई डिस्कवरीज हुई, उन्हें न्यू नॉलेज मिला मेडिसिन के फील्ड में, मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में। फिर उन्होंने जो एरेनियस बिलीव्स थी जो चर्च ने स्प्रेड किए थे बिना सर पैर की बात, ये ऐसा मत करो इससे वैसा हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा, वो सब धीरे धीरे करके वैल्यू लेस होते गए, ठीक है। अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो जो निकोलस कॉपरनिकस थे उन्होंने कैलकुलेशंस किए और बताया कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सन के पास। नहीं तो पहले ऐसे क्या बोलते थे, सूरज घूम रहा है धरती के आसपास। पर निकस ने बता दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है जो चर्च करते हैं, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सन रिवॉल्व नहीं कर रहा है। द चर्च डिड नॉट एग्री विद दिस, पर चर्च तो एग्री नहीं थे, चर्च को लग रहा था हमारी बात को गलत बोल रहा है। नहीं नहीं, ये तो गलत है भाई, कोपरनिकस तुम चुप हो जाओ, हमने जो बोल दिया वही सही है। हाउएवर गैलीली डिजाइन्ड अ टेलीस्कोप, पर इतने में ही गैलीली ने डिजाइन कर दिया टेलीस्कोप जिसने प्रूव ही कर दिया कि कोपरनिकस राइट है और चर्च गलत बोल रहे हैं, ठीक हुई बात। चलो, पर चर्च अभी भी नहीं मानने वाले थे। चर्च बड़ी ही खराब चीज़ थी भैया, वो अभी भी ऐसे, और अपने हमको गलत साबित कर रहे, बिल्कुल नहीं। तो जो चर्च थे उन्होंने अपने बिलीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्स किया गैलीलियो को कि एडमिट करो पब्लिक में कि तुम रॉन्ग हो, तुम गलत बोल रहे हो, ये जो चीज़ तुमने बनाई है ये सही चीज़ें नहीं दिखा रही है, टेलीस्कोप कुछ नहीं है, हर कुछ चाहिए। चलो पब्लिक में बोलो कि मैंने तो अपना गलत इन्वेंशन किया है, मुझे कुछ नहीं आता है। चलो चलो बेटा, अब ये चर्च तो खुश नहीं थे ये साइंटिफिक प्रोग्रेस से, पर कोई था जो बहुत खुश था, वो थे किंग्स, ठीक है बात। तो जो रूलर्स थे, लर्न रूलर्स, मतलब जो पढ़े लिखे रूलर्स थे उस टाइम, जो पढ़े लिखे किंग होते थे, उन्होंने खूब एनकरेज किया साइंटिफिक स्टडीज़ को। ये वो पीरियड था जिस पीरियड में हम लोग बहुत सारे इन्वेंशंस देखेंगे। प्रिंटिंग बीइंग अ मेजर वन, प्रिंटिंग प्रेस आएगी, बाइबल को ट्रांसलेट किया जाएगा इंग्लिश में और दूसरी यूरोपियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। वो बाइबल जो
किस में लिखी गई थी बच्चा? ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो फर्स्ट टेस्टामेंट है, दो टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू में लिखा गया था और न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में लिखा गया था। ठीक है बात। बाइबल के दो पार्ट्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू में है, न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में है। तो ग्रीक लैंग्वेज में जो बाइबल थी उसे इंग्लिश में और डिफरेंट लैंग्वेजेस, यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। जब मिडिल 15th सेंचुरी थी तो जोहान्स गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया। 1456 में फर्स्ट प्रिंटेड बुक आ गई जो थी गुटनबर्ग की बाइबल, वॉज बॉट आउट। और फिर न्यू आइडियाज़ आ गए इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स, और अब लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, पढ़ सकते थे, नए आइडियाज़ को शेयर कर सकते थे। सेंटर्स ऑफ लर्निंग इंक्रीज्ड एंड ग्रू इनटू फेमस यूनिवर्सिटीज़। जो लर्निंग सेंटर्स थे वो इंक्रीज होने लगे और फेमस यूनिवर्सिटीज़ में ग्रू कर गए। अब अगर हम ह्यूमनिज्म की बात करें तो बच्चा, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म मेड मैन एंड एवरीथिंग कंसिडरिंग हिम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। देखो, पहले भगवान भगवान और भगवान की बात होती थी। बाइबल जीसस की बात कर रही है, तो आपकी कुरान अल्लाह की बात कर रही है। हिंदुइज्म में भी बहुत सारी बुक्स हैं जो भगवान की बात कर रही है। ठीक, कोई बात। पर जब ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट आया तो यहाँ पर एक बात देखी गई कि अब हमारा जो सेंटर ऑफ स्टडी होगा वो मैन होगा। हम मैन को सेंटर में रख के काम करेंगे। ठीक, कोई बात। मैन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। तो जो रिनाइसेंस स्कॉलर थे, आर्टिस्ट थे, उनका जो काम था वो डिवाइन सब्जेक्ट्स पे सिर्फ बेस नहीं था, है ना। मतलब भगवान के ऊपर ही बेस नहीं था, सिर्फ ह्यूमन नीड्स की बात भी वो करता था, मैन की नीड की बात करता था, उसके इमोशन, उसकी लाइफ अर्थ के ऊपर कैसी है। दिस फाउंड इन न्यू एक्सप्रेशन इन वेरियस स्पेयर्स। अब पेंटिंग में, लिटरेचर में, स्कल्पचर में, थिएटर में, म्यूजिक में आपको ह्यूमनिज्म दिखने लगेगा। ठीक है। पेंटिंग एंड स्कल्पचर फ्लरिश्ड एंड आर्टिस्ट डेवलप न्यू मेथड टू मेक देयर ड्राइंग लुक लाइक। और अब पेंटिंग, स्कल्पचर्स किस तरह के बनने लगे बच्चा? लाइफ लाइक, है ना, क्योंकि अब सेंटर में था ह्यूमन। चलो, तो हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है बात। I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.